अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि लैपलास इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। हमें पता है कि लैपलास इक्वेशन को इस तरह लिखा जा सकता है कि यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ए का नाम दे देंगे। अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला क्या होगा लैपलास इक्वेशन को सोल्व करने से पहले। तो डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक रीजन होना चाहिए जिसमें एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, और यहाँ पे ये ओरिजिन पे यू आई जी एक पॉइंट है। और यहाँ पे जगह जब हम एक्स में इंक्रीमेंट करेंगे तो आई प्लस वन आ जाएगा और जे एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी। और यहाँ पे इस साइड पे माइनस एक्सेस की तरफ जाएंगे तो यू में से वैल्यू कम आई की वैल्यू कम होगी, यू आई माइनस वन और जे। सिमिलरली जब हम वाई एक्सिस पे जाएंगे तो इंक्रीमेंट होगा और वाई एक्सिस से नीचे आएंगे माइनस वाई एक्सिस की तरफ तो जे माइनस वन वैल्यूज़ आएंगी, फिर जे माइनस टू एंड जे माइनस थ्री एंड सो ऑन। एंड हमें पता है कि ये जो ब्लॉक्स हैं ये स्क्वायर ब्लॉक्स हैं, और यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा एक्स आएगा वो इज़ इक्वल टू के आएगा, और जो डेल्टा वाई आएगा वो इज़ इक्वल टू एच है। और जबकि ये स्क्वायर बॉक्स है तो इसकी हर लेंथ हर साइड एक दूसरे की इक्वल है, तो हम इसको कह सकते हैं एच इज़ इक्वल टू के। अब हम देखेंगे डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला की इमेज, क्योंकि हमने डायगोनल वाले पॉइंट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है तो हम डायगोनल वाले पॉइंट ले लेंगे। ये 5 पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे और दोनों साइड्स को हमने के को लेट किया हुआ है, तो इस साइड को भी के कह देंगे, इस साइड को भी के कह देंगे। और हमें ये लैपलास इक्वेशन की ये कंडीशन है कि लैपलास इक्वेशन इनवेरिएंट रहती है तब जब हम कोऑर्डिनेट्स को 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दें, यानी कि ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था इस इमेज में, और यहाँ पे इस इमेज में हमने ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस को 45 डिग्री एंगल पे रोटेट कर दिया। और अभी हमने यहाँ पे ये जो एक ट्राइंगल बन रही है दिस दिस एंड दिस, ये क्यू इसका हाइपोटेन्यूस बन रहा है, बेस के बन रही है और परपेंडिकुलर भी के बन रहा है। इस इमेज को हमने माइंड में रखना ही आगे जाके यूज़ होगी। फिर हम यहाँ पे उन दोनों पॉइंट्स पे टेलर सीरीज लगाएंगे, यू आई प्लस वन एंड जे प्लस वन एंड यू आई माइनस वन जे माइनस वन, इस रिस्पेक्टिवली दोनों पे हमने टेलर सीरीज निकाली, उनके आंसर ये हमारे पास राइट साइड्स पे हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर देंगे, लेफ्ट साइड आपस में ऐड हो जाएंगी और राइट साइड आपस में ऐड हो जाएंगी, और ये कुछ वैल्यूज़ यहाँ से कट आउट होकर यहाँ पे ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी। आगे नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज़ कट आउट हो रही हैं, तो हमने यहाँ पे इस वाले फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो इस वाले फैक्टर की वैल्यू निकालने के लिए इस फैक्टर को इस टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएंगे एंड क्यू स्क्वायर से पूरी इस राइट हैंड साइड को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इस पॉइंट की। और हमें पता है कि पार्शियली डबल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स को हम इस एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि यू एक्स एक्स। तो हमने यू एक्स एक्स की वैल्यू निकाली, और सिमिलरली जैसे हमने यू एक्स एक्स की वैल्यू निकाली है वैसे ही बाकी दो पॉइंट्स को यूज़ करके यू आई माइनस वन जे प्लस वन यू आई प्लस वन माइनस जे माइनस वन को यूज़ करके हम यू वाई वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन वन और टू बन जाएगी। और अभी हम यहाँ पे लैपलास इक्वेशन को रिमाइंड करेंगे कि यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो हमने जो यू एक्स वाई वाई एंड यू एक्स एक्स की जो वैल्यूज़ निकाली हैं यहाँ पे पुट करेंगे, में जो इक्वेशन आई है उससे 4 टाइम्स है, यानी कि हमारे पास जो एरर आता है डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला में वो 4 टाइम्स आएगा स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला से। फिर आगे हम देखेंगे कि लैपलास इक्वेशन का अब यहाँ से सोल्यूशन फाइंड करेंगे। लैपलास इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक स्क्वायर रीजन होना चाहिए। स्क्वायर रीजन में हमारे पास जो बाउंड्री वैल्यूज़ होंगी वो सी आई होंगी, यानी कि सी वन सी टू सी थ्री की फॉर्म्स में होंगी, और जो इनर वैल्यूज़ इनर स्पेसिफाइड वैल्यूज़ हैं वो यू आईज होंगी, यानी कि यू वन यू टू एंड यू थ्री की फॉर्म में। अब इन वैल्यूज़ को यू आई यू वन यू टू एंड यू थ्री को फाइंड करने के लिए हमें इन डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला और स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला को यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेटली फंक्शन। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला से हमारे पास जो वैल्यूज़ डायगोनल पे आ रही थी पीछे लास्ट इमेज में यू फाइव आ रहा था, यू सेवन यू नाइन यू वन एंड यू थ्री। तो इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला को यूज़ करेंगे, और ये यू फाइव की वैल्यू इस तरह आ जाएगी, यू सेवन की वैल्यू यू नाइन एंड यू वन एंड यू थ्री की वैल्यू। अब हमें कोई एग्जांपल दे दी जाएगी लैपलास इक्वेशन की कि इसको फाइंड करें, और हमें इनिशियल हिंट भी दिया जाएगा। उस इनिशियल हिंट को यूज़ करके हमें डायगोनल्स पे जो पॉइंट्स होंगे उनको इस तरह फाइंड कर लेंगे।
और वो पॉइंट्स जो डायगोनल्स पे नहीं होंगे उनको हम स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला से उनका आंसर फाइंड करेंगे, तो वो यू आ जाएगा, क्योंकि U8 U4 U6 एंड U2 डायग्राम्स पे नहीं थे, इनको स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला से हमने फाइंड आउट किया, तो उनकी वैल्यू इस तरह आएगी। फिर हमने जब इन सभी यू आईज़ की वैल्यूज़ फाइंड कर ली U1 से लेके U9 तक, तो हमें कुछ लगा कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो उन इम्प्रूवमेंट को करने के लिए हम आइट्रेशन मेथड पढ़ेंगे, जिसमें है जोकोबिस मेथड, गॉस सीडल मेथड एंड एसओआर मेथड। जोकोबिस मेथड ये है कि हमारे पास 5 पॉइंट फार्मूला, डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला यहाँ पे लिखा, और उसकी nth आइट्रेशन के लिए nth आइट्रेशन के लिए ये फार्मूला होगा। अगर nth आइट्रेशन को हम kth आइट्रेशन में चेंज कर रहे हैं तो kth आइट्रेशन के लिए फार्मूला ये होगा। और ये जो हमारे पास जोकोबी मेथड की फाइनल इक्वेशन आएगी। गॉस सीडल मेथड है जो ये भी जोकोबी मेथड से लिया गया है, बस यहाँ पे गया है, यहाँ पे k+1th आइट्रेशन आएगी इस वैल्यू की। तो ये हमें बता रहा है कि जो गॉस सीडल मेथड है वो ज़्यादा कन्वर्ज करेगा, उसका जो आंसर है वो ज़्यादा कन्वर्ज करेगा एज़ कम्पेयर टू जोकोबी मेथड। अभी हमारा मेन टॉपिक है एसओआर मेथड। तो हम एसओआर मेथड को इसलिए यूज़ करते हैं, ये एसओआर मेथड बेसिकली गॉस सीडल मेथड से ही बनाया गया है, क्योंकि हमने गॉस सीडल मेथड की कन्वर्जेंस को इन्हेंस करना था, उसके लिए ये एसओआर मेथड साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगी। हमने क्या किया कि सिंपल गॉस सीडल मेथड में यू आई जे के की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दी इस लेफ्ट साइड पे। फिर हमने एक एक्सेलरेटिंग फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया इस एसओआर मेथड में, जो कि इसकी कन्वर्जेंस को ज़्यादा कर सके। तो इस वैल्यू में हम इस सेकंड टर्म को ओमेगा से, यानी कि ये जो एक्सेलरेटिंग फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करने के बाद, मल्टीप्लाई करके ये इस टर्म से ये ओमेगा n1/4 मल्टीप्लाई होगा, और ये कुछ इस तरह से सिंपलीफाई हो जाएगी, ये यू आई जे के। ये टर्म और ये टर्म आपस में कॉमन है, इनको एक साथ लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ से कॉमन ले सकेंगे। तो ये हमारे पास जो फार्मूला बनेगा ये एसओआर मेथड का फार्मूला बनेगा फॉर द सोल्विंग ऑफ लैपलेस इक्वेशन। लैपलेस इक्वेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हीट ट्रांसफ़र के लिए, एंड फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसीलिए हम इसका एक ऐसा वे निकालेंगे जिससे हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जेंट वैल्यू निकाल सकें। और हमारे पास जो एसओआर मेथड है उसमें जो ओमेगा यूज़ हो रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा, और ओमेगा की वैल्यू 1 से 2 पे होगी, 1 से लेकर 2 तक होगी। अभी आपको मेरी पहली ग्रुप पार्टनर ने बताया है कि अगर ओमेगा की वैल्यू 1 हो तो उसको गॉस सीडल कंसिडर करेंगे, यानी कि अगर हम इस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 1 - 1 0 ये टर्म चले जाएगी, और यहाँ पे ओमेगा 1 प्लस मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी जो कि गॉस सीडल में होगी, ये गॉस सीडल होगा। और अगर ये ओमेगा की वैल्यू 1 से एक्सीड करके चले जाएगी और 2 से लेस होगी तो ये ओवर रिलैक्सेशन होगी, और अगर 1 से लेस है तो ये अंडर रिलैक्सेशन है। हाँ, और यहाँ पे हम देखें आइटेटिव टेक्निक होगी एसओआर मेथड की। तो हमें एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया जिसमें ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो है, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं x1 x2 और x3। इनको फाइंड करने के लिए x1 के फाइंड करने के लिए ये आइटरेटिव फॉर्मूला बनेगा, x2 को फाइंड करने के लिए एसओआर का ये आइटरेटिव फॉर्मूला, एंड x3 को फाइंड करने के लिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, इक्वेशन बनेगी। जनरली ये हमारे पास यूँ बनेगा xi k+1, ये आइट्रेशन है, माइंड में रखिएगा, ये आइट्रेशन है, ना तो ये कोई पावर है ना कोई डेरिवेटिव है, ये आइट्रेशन है, इज इक्वल टू i माइनस ओमेगा xi k+ओमेगा/ai इंटू बी i माइनस sigma from j is equal to 1 to I minus 1 aij xj k+1 minus sigma from j is equal to I plus 1 to n aij xj k। इसको क्वेश्चन हम 1 बोलेंगे। आगे हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है जिसमें हमारे पास ये एक लीनियर सिस्टम है, 3 इक्वेशंस हैं, और ये यानी कि 3/3 ऑर्डर का हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा। तो x1 को फाइंड करने के लिए हमारे पास आइट्रेशन का फॉर्मूला ये बनेगा, x2 को फाइंड करने के लिए हमारे पास आइट्रेशन का फॉर्मूला ये बनेगा, x3 को फाइंड करने के लिए आइट्रेशन का फॉर्मूला ये बनेगा। इनको सिंपलीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह बनेगा, x1 k+1 इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा x1 k+ओमेगा/4 इंटू x+2 इंटू x2 k। x2 की आइट्रेशन आएगी x2 k+1 इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा x2 k प्लस ओमेगा/+6 माइनस 29 प्लस 2 x1 k+1 प्लस 5 x
x3k, और x3 की इटरेशन का फॉर्मूला बनेगा x3k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा x3k प्लस ओमेगा ओवर 11 इंटू 43 प्लस 5x2k प्लस 1। याद रखिए कि ये जो हमारे पास k प्लस 1 है, ये जो हमारे पास न्यू आइट्रेशन आएगी वो होगी, और ये जो k वाली आइट्रेशन है ये प्रीवियस आइट्रेशन होगी। और हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारे पास इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है वो ओरिजिन से लेंगे हम, और ओमेगा की वैल्यू भी हमें बाउंड कर दिया गया है कि हमने 1.2 लेनी है। अगर हमें 1.2 नहीं दी गई, अगर आपको फ्री हैंड दिया गया है कि आप जो मर्ज़ी ले लें, तो हमने ओमेगा की वैल्यू 1 से 2 के दरमियान लेनी है, इन बिटवीन 1 एंड 2 लेनी है, क्योंकि हमारे पास ओमेगा की कंडीशन है SOR मेथड के लिए कि वो 1 से ग्रेटर होगा एंड 2 से लेस होगा। तो हम 1 से 2 के दरमियान ओमेगा की कोई भी वैल्यू लेंगे, उस वैल्यू लेके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन x1 की पुट की, तो उसके लिए हम k इज इक्वल टू 0 रखेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये यहाँ पे 0 पुट किया 0 आया, यहाँ पे 0 पुट किया तो x1 आया। याद रखिए कि ये x1 की फर्स्ट आइट्रेशन है, तो प्रीवियस आइट्रेशन हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बताई गई है ओरिजिन से, तो x1 0 x2 0 आएगा, ये दोनों जीरोज आएंगे, तो x1 की फर्स्ट आइट्रेशन आएगी 2.4। इसी तरह x2 की फर्स्ट आइट्रेशन को फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आएगी -4.8। x3 की फर्स्ट आइट्रेशन फाइंड करेंगे तो ये जहाँ जहाँ पे एक्स के होगा वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आइट्रेशन आ जाएंगी इसी तरह, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x2 है तो उसकी प्रीवियस आइट्रेशन है, तो प्रीवियस आइट्रेशन ये है, लेटेस्ट आइट्रेशन यहाँ पर वैल्यूज पुट करके x3 की फर्स्ट आइट्रेशन का हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड आइट्रेशन के लिए हम k इज इक्वल टू 1 लगाएंगे, उसके x1 की सेकंड आइट्रेशन आएगी -0.984। याद रखिए कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये बिल्कुल ठीक पुट की गई हैं, और यहाँ से भी बिल्कुल ठीक है, आप कैलकुलेटर से करके इसको देख सकते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इस सारी एग्जांपल का। आप इस बस मैं ये आपको बता रहा हूँ कि SOR मेथड से हम एग्जांपल को सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये x2 की सेकंड आइट्रेशन भी उसका आंसर आएगा -3.1747। x3 की सेकंड आइट्रेशन का आंसर आया हमारे पास x3 इज इक्वल टू 2.54907। थर्ड आइट्रेशन के लिए k इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो x1 की थर्ड आइट्रेशन आएगी 0.69198। x2 की थर्ड आइट्रेशन आएगी -2.339198। x3 की थर्ड आइट्रेशन आएगी 2.905168। फोर्थ आइट्रेशन आएगी हमारे पास x1 की, वो आएगा वैल्यू आएगी 0.858085। x2 की फोर्थ आइट्रेशन आएगी -2.083758। x3 की फोर्थ आइट्रेशन आएगी 2.973279। फिफ्थ आइट्रेशन आएगी हमारे पास x1 की, वो आएगी 0.979575। x2 की आएगी फिफ्थ आइट्रेशन -2.018139। x3 की फिफ्थ आइट्रेशन आएगी 2.995449। अभी मैंने आपको बताया कि हम SOR मेथड में कन्वर्जेंस को इन्हेंस करने के लिए क्वेश्चंस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू किस नंबर को कन्वर्ज करी है, x2 की वैल्यू किस नंबर को कन्वर्ज करी है, x3 की वैल्यू किस नंबर को कन्वर्ज करी है। x1 की वैल्यू जो है वो नंबर 1 की तरफ जा रही है, यानी कि उसको कन्वर्ज कर रही है। x2 की वैल्यू -2 को कन्वर्ज करी है, और x3 की वैल्यू +3 को कन्वर्ज करी है। अभी हम इसकी आइट्रेशंस और फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई सही अप्रॉक्सीमेटेड आंसर नहीं आ रहा। इसकी वैल्यू को और मोर एक्यूरेट फाइंड करने के लिए मोर आइट्रेशंस करेंगे। 6 आइट्रेशन की x1 की वैल्यू आई, x2 की वैल्यू आई, x3 की वैल्यू आई। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये अपने जिन नंबर की तरफ ये कन्वर्ज करी हैं उनके करीब करीब वैल्यू जाना शुरू हो गई हैं। सेकंड आइट्रेशन पे 0.99967 0.99 वैल्यू आ रही है x1 की, x2 की वैल्यू -2.000679, x3 की वैल्यू 2.999844। एथ आइट्रेशन भी, अब ये हमारे पास जैसे जैसे हम आइट्रेशन आगे बढ़ाते जा रहे हैं हमारा आंसर अपने नंबर्स को कन्वर्ट करना शुरू हो गया है, हमें अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ मिलना शुरू हो गई हैं नंबर्स के करीब करीब। x2 की वैल्यू आ गई, x3 की वैल्यू। नाइन्थ आइट्रेशन और 10th आइट्रेशन उसमें जो है हमारे पास 4 डेसिमल तक हमारे पास आंसर जो है वो आंसर सेम आना शुरू हो गया है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक और आइट्रेशन लेंगे। एक और आइट्रेशन लेने से हमारे पास x1 की वैल्यू
इस तरह कुछ आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी एंड x3 की वैल्यू। अब आप देख सकते हैं हमारे पास x3 की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट आ गई है 6 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, अभी हम आगे अगर हम सोल्व कर रहे हैं करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि सोल्व करने से हमारे पास ये x1 है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 1 आ जाएगी, लेकिन ये x3 की वैल्यू 2 से नीचे आना शुरू हो जाएगी, 3 से नीचे आना शुरू हो जाएगी 2.99। इसीलिए मैंने इसको आगे सोल्व नहीं किया। और मैं इसको क्या करूँगा, इन वैल्यूज़ को अप्रॉक्सीमेट कर लूँगा उन नंबर्स पे जो जिनकी तरफ ये कन्वर्ज हो रही होंगी, और एक सोल्यूशन सेट बना लेंगे, क्योंकि हमने ए एक्स इज इक्वल टू बी में एक्स वाले मैट्रिक्स का आंसर फाइंड करना है। वो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स था, तो 1 -2 और 3 x1 x2 और x3 की रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं, इनको फाइंड आउट किया। और हम इन वैल्यूज़ को हम अपनी गिवन जो क्वेश्चंस हैं उनमें पुट करके देखेंगे कि क्या लेफ़्ट साइड और राइट साइड के इक्वल आ रही है। तो मैंने पुट करके देखा और इसीलिए मैंने इसका ये फाइनल आंसर लिखा। अब यहाँ पे मैं एक आइट्रेशंस का टेबल बना लूँगा। आइट्रेशन का टेबल बनाने से हमें पता लग जाएगा कि हमारी वैल्यूज़ जैसे जैसे आइट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी वैल्यूज़ एक्यूरेट आती जा रही हैं, मोर अप्रोक्सीमेट आती जा रही हैं उन नंबर से कि जिनकी तरफ ये कन्वर्ज हो रही हैं, यानी कि ये नंबर 1 की तरफ कन्वर्ज हो रहा है, ये -2 की तरफ और ये +3 की तरफ। तो ये हमारी वैल्यूज़ उन नंबर्स की तरफ जाना शुरू हो गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोक्सीमेट। आगे हमारे पास हम चाहते हैं कि ओमेगा की हमारे पास कोई ऑप्टिमल वैल्यू हो, कोई ऐसी वैल्यू हो जो हम आंसर में पुट करें, जो हमारे क्वेश्चन में पुट करें, तो हमारा आंसर जल्दी से जल्दी निकलना शुरू हो जाए। जैसे कि अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा, हमारे पास 11th इटरेशन तक आंसर गया, फिर हमें जाके कुछ एक्यूरेट आंसर मिला, जो हमारा डिज़ायर्ड आंसर था वो तो हमें मिलना शुरू हुआ। बट एक ये भी क्वेश्चन है कि हम ओमेगा की ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इसका अभी तक कोई आंसर, प्रॉपर आंसर मौजूद नहीं है। तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उनको यूज़ करके हम देखेंगे कि हम ओमेगा की वैल्यू कितनी फाइंड कर सकते हैं। एक थ्योरम है जिसका नाम है ओस्ट्रोस्की थ्योरम। उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक इफ़ ए इज़ अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स and omega is greater than 0 and less than 2, then the SOR method converges for any choice of initial approximation vector x 0th iteration, यानी कि इनिशियल आइट्रेशन। तो इस स्टेटमेंट से हमें ये पता लग रहा है कि अगर हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव डेफिनेट हो, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि पॉजिटिव डेफिनेट क्या होता है, और अगर ओमेगा की वैल्यू 0 और 2 के दरमियान हो, तो जो हमारी SOR मेथड है वो कन्वर्ज करना शुरू हो जाएगा किसी भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिहाज से। यानी कि हमारे पास कुछ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दी जाएगी, उसको यूज़ करके हम आंसर फाइंड करेंगे, तो हम हमारा एसओआर का जो आंसर आएगा वो कन्वर्ज होना शुरू हो जाएगा। एक और थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। उसमें कहा जाता है कि इफ़ ए इज़ अ पॉजिटिव डेफिनेट एंड ट्राई डायगनल, देन रो टी जी इज इक्वल टू रो टी जे स्केयर लेस देन 1 एंड द ऑप्टिमल चॉइस ऑफ ओमेगा फॉर द एसओआर मेथड इज ओमेगा इज इक्वल टू 2/1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रो टी जे स्क्वेयर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे पास अगर मैट्रिक्स ए पॉजिटिव डेफिनेट है और ट्राई डायगनल है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें हमारे पास रो टी जे स्क्वेयर या रो टी जी, ये हम आगे जाके देखेंगे कि क्या वैल्यू आती है, वो हमारे पास लेस देन 1 आएगी। और जो एस ओ आर मैथड में ओमेगा की वैल्यू है वो हम इस फॉर्मूले के तहत फाइंड कर सकते हैं। ये भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, ये भी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होगी। तो ये जो हमारा फार्मूला, ये ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट की गई है, ये इंटरनेट पे इसका फार्मूला फाइंड आउट है, हम इसको देख सकते हैं। आगे एग्जांपल के थ्रू हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे गया फाइंड आउट द ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द ओमेगा फॉर द एसओआर मेथड फॉर द मैट्रिक्स। कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ओमेगा की कुछ ऑप्टिमल वैल्यू आ जाए जिससे हमारे आंसर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कन्वर्ज होना शुरू हो जाए। तो हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स ए का नाम देंगे। हम चेक करेंगे सबसे पहले ऐसा और मेथड की कंडीशन क्या होती है कि ये रियल सिमेट्रिक होना चाहिए या सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है, उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वही मैट्रिक्स अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक होगा। हम जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड पे हमने ट्रांसपोज लिया, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद अगेन मैट्रिक्स ये आ गया।
यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आया, तो इसका मतलब है जो मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक है। सेकंड कंडीशन होता है पॉजिटिव डेफिनेट, यानी कि हम क्या करेंगे 1/1 2/2 एंड 3/3 का मैट्रिक्स लेंगे और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर वो तो रियल पॉजिटिव आएगा तो वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा। 1/1 का किया तो ये 4 का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वो 4 आएगा यानी कि पॉजिटिव है। 2/2 का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे वो 7 आएगा जो कि पॉजिटिव है। और 3/3 का भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और वो भी पॉजिटिव है, वो जो कि 24 आया। तो इससे हमें पता लगता है कि जो मैट्रिक्स एक तो सिमेट्रिक है, दूसरा पॉजिटिव डेफिनेट है। अब हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। आगे सोल्व करने से करते वक्त हमें ज़हन में रखना है कि जोकोबियन मेथड क्या होता है, उसका फॉर्मूला हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि एक्स आई के प्लस 1 इज इक्वल टू टी जे एक्स के प्लस सी जे बी। यहाँ पे ये जो बी है ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये जो टी जे है वो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ये जिसमें जो डी है वो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डायगोनल वाला हिस्सा होगा। जो एल है ये माइनस अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल है, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ से आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और ये जो यू है ये लोअर ट्रायंगुलर है, यहाँ पे ये यू आएगा और यहाँ पे ये एल आएगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो एल होगा वो माइनस लोअर ट्रायंगुलर होगा, जो यू होगा वो माइनस अपर ट्रायंगुलर होगा। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह दिखेगा, यानी कि ये डी इनवर्स है तो हमारे पास डायगोनल पे 4/4 था। इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद ये -1/4 एंड 1/4 ये डायगोनल्स में वैल्यूज़ आ जाएंगी। और ये अपर ट्रायंगुलर है और ये लोअर ट्रायंगुलर है, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये मैट्रिक्स बनेगा। इन और बाद में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट वैल्यू बनेगी, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वैल्यू, रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड वैल्यू, सेकंड रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट ये वाली वैल्यू फोर्थ वैल्यू, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके फिफ्थ वैल्यू, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके सिक्स्थ वैल्यू एंड सो ऑन। ये हमारे पास थर्ड रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके सेवन्थ एट्थ एंड नाइन्थ वैल्यूज़ आ जाएंगी। बाकी में इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आएगा 0 -3 0 -3/4 0 -3/4 0 1/4 0 1/4 एंड 0। बाद में सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर निकला टी जे का। टी जे यानी कि ये हमारे पास जो जे है ये जोकोबीज को डिनोट करता है। बाद में हमने टी जे में से माइनस लेमडा आई को माइनस किया। लेमडा आई यानी कि आई तो हमारे पास आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, उसमें लेमडा हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये मैट्रिक्स बना। तो इसमें से ये फर्स्ट में से सेकंड मैट्रिक्स माइनस करने से हमारे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, जिसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट लेने के बाद सभी वैल्यूज़ करने के बाद हमारे पास आंसर बनेगा माइनस लेमडा इंटू लेमडा स्क्वेयर माइनस 0.625। अब यहाँ पे हमारे पास रो टी जी इज इक्वल टू रो टी जे स्क्वेयर, ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू जो कि 1 से लेस है 0.625। हमारे पास जो हमने थ्योरम पढ़ा था उसकी कंडीशन ये फुलफिल हो गई। और उस थ्योरम में हमारे पास लैम्डा की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू थी, ओमेगा की वैल्यू में ये रो टी जे स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे 0.625। पुट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे पास अप्रॉक्सीमेटेड आंसर 1.24 निकलेगा। यानी कि हम ओमेगा की वैल्यू 1.24 के करीब करीब या 1.24 या 25 पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर जल्दी से जल्दी कन्वर्ट जो होगा और एक्यूरेट आंसर आएगा। थैंक यू। आगे मेरी प्रेजेंटेशन को मेरे ग्रुप मेट्स कंटिन्यू करेंगी।